वेलकम अगेन इन 10 मिनट बायोलॉजी। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा और आप देख रहे हो कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस का यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम करेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेस्पायरेशन दुनिया में किस में होता है। तो आंसर आएगा रेस्पायरेशन दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि कुछ ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन ऑक्सीजन के साथ कर पाते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पायर कर पाते हैं। एंड व्हाट इज द मोटो ऑफ रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन का मोटो होता है कि फूड में जो एनर्जी उपस्थित है, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के रूप में है, उसको ऑक्सीडाइज करके या उसको ब्रेक करके सारी एनर्जी को लिबरेट कर देना। बेटा, हमारी बॉडी इस एनर्जी को हीट के फॉर्म में लॉस नहीं होने देती है, बल्कि उसको एक केमिकल बॉन्ड के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। एंड दिस केमिकल कंपाउंड इज नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसा कि आप जानते हो, दैट इज एटीपी। इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज करेंसी। देखिए बेटा, फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन का मतलब होता है द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट टेक्स प्लेस इन सर्टेन माइक्रोब्स। मतलब ऐसी प्रक्रिया जो कि जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से, जैसे कि ईस्ट वगैरह हो गया या और भी बहुत सारे होते हैं, उनको एनएरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन के बिना क्या कराया जाए? रेस्पायरेट। तो इस तरह से एक तो गैस प्रोड्यूस होगी CO2, और दूसरा कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ एथेनॉल मिल रहा है बेटा, हमें लैक्टिक एसिड भी मिल सकता है, हमें ब्यूटारिक एसिड भी मिल सकता है, हमें एसिटिक एसिड भी मिल सकता है। मतलब अगर आप माइक्रोब्स की वैरायटी को बदल दोगे तो आपका जो फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है वो भी बदलता चला जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे चलते हैं, ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस आप जानते हो, चाहे एरोबिक रेस्पायरेशन हो या एनारोबिक रेस्पायरेशन हो, दोनों में कॉमन होता है, कॉमन बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पायरेशन, एंड इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ग्लाइकोलिसिस। और इसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदल जाएगा, मतलब 6 कार्बन का कंपाउंड 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में होता है, और ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कैसा होता है? कॉमन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है बेटा? एटीपी बनने को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। जब एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो बेटा एटीपी बन जाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम द एडीपी। एंड पीआई का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये क्या करेगा? ये एनर्जी को स्टोर कर देगा, और इसके लिए हमेशा प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है। आपको पता होगा, जब भी कभी एटीपी बनता है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी द्वारा, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट किसमें कॉमन होता है? फोटोसिंथेसिस या रेस्पायरेशन में, दोनों में बेटा। ठीक है, रेस्पायरेशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है? फूड का। जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे, और कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने पर जो एनर्जी निकलेगी उसमें कुछ एनर्जी तो हीट के फॉर्म में लिबरेट हो जाती है, और कुछ को बेटा हमारी बॉडी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बदल के स्टोर कर लेती है और दैनिक कार्यों में इसका उपयोग करती है। ठीक है, आरक्यू क्या होता है? देखो, रेशियो ऑफ CO2 प्रोड्यूस। जब भी कभी रेस्पायरेशन होता है तो कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई और कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, इन्हीं के रेशियो को आप आरक्यू यानी रेस्पायरेटरी क्वोशिएंट बोलेंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। किसी भी टिश्यू की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें किस तरफ प्रोटॉन ज्यादा हो सकता है, किसी तरफ प्रोटॉन कम हो सकता है। तो ज्यादा से कम की तरफ हो गया, तो ये क्या हो गया? एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हुआ, तो ग्रेडियंट पैदा हो गया। ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर। किसका अंतर? प्रोटॉन का। प्रोटॉन को हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं। और ये ग्रेडियंट कहाँ काम आएगा? यही ग्रेडियंट तो काम आएगा क्या? एटीपी प्रोड्यूस करने में। और इसको एक्सप्लेन किया था पीटर मिचेल ने। पीटर मिचेल ने एक्सप्लेन किया था केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के नाम से। एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है बेटा? एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है? इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का। अगर फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तो लास्ट प्रोडक्ट हमेशा बनेगा CO2 और वाटर, और एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी? 36 या 38 ATP। ठीक है, रफली हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट में 38 ATP और यूकैरियोट में 36 ATP हो सकती है रफली। एनारोबिक रेस्पायरेशन का मतलब होता है जब भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। अब की बारी फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, बिकॉज ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी, इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी। लास्ट प्रोडक्ट बन सकता है CO2, निकल भी सकता है, नहीं भी, प्लस कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूर बनेगा, जैसे एथेनॉल, प्लस
केवल 2 एटीपी मिलेगी बेटा, 2 एटीपी मिलेगी, यानी बहुत कम एनर्जी मिलती है। एटीपी सिंथेस क्या होता है? ये एक ऐसा एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है जो कि कैटालाइज करता है, किसको कैटालाइज करता है? एटीपी की सिंथेसिस को। कब और ये कैसे बनाता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन द्वारा, यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन द्वारा, ठीक है। एटीपी, ये एंजाइम क्या करेगा? एटीपी की सिंथेसिस में मदद करता है, इसीलिए इसको एटीपी सिंथेस कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इन द सीरीज ऑफ रिएक्शन इनसाइड द सेल। जब हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो पूरी सीरीज चलती है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, फिर क्या चलेगी? लिंक रिएक्शन, और क्या चलेगी? क्रेब्स साइकिल, और क्या चलेगी बेटा? और चलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये सारा मिला करके ही बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। साइटोक्रोम क्या होता है बेटा? जब भी कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की जरूरत पड़ती है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स साइटोक्रोम्स के नाम से जाने जाते हैं। Actually they are the electron carrier and involved in electron transport system, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इनमें आयरन हो सकता है बेटा, और कुछ में तो कॉपर भी हो सकता है। तो क्या लिखा है? द ग्रुप ऑफ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, द ग्रुप ऑफ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन या इनर वॉल में पाया जाता है बेटा। और ईटीएस का साइट भी वही होता है। बताओ जरा, ईटीएस कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल कहाँ होती है? तो आंसर आएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ध्यान दीजिएगा। डीहाइड्रोजिनेज ऐसा एंजाइम है जो सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, यानी इट रिमूव्स द हाइड्रोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट, उसको बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेज। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन को, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, कब? जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू द ऑक्सीजन थ्रू द रेस्पिरेटरी चेन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब भी कभी रेस्पिरेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, तो ये कौन करता है? ये साइटोक्रोम करता है। पूरी चेन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, पूरे सिस्टम को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसमें होता क्या है? जब भी उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन की बात करते हैं तो आखिरी में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया जाता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या हो जाते हैं बेटा? वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बन जाता है? H2O, यानी लास्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज H2O। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये होता है ग्राउंड सब्सटेंस या ग्राउंड मटेरियल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर क्या होता है? पायरुविक एसिड प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है? जब एरोबिक रेस्पिरेशन करना हो, और फिर वो बेटा एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कर देती है। इसीलिए जो एसिटाइल कोएंजाइम ए वाला स्टेप है, ये दोनों के बीच का स्टेप होता है बेटा, यानी ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल तभी होगी जब बेटा एसिटाइल कोएंजाइम ए बने। इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम वाली रिएक्शन को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, और ऐसा एरोबिक रेस्पिरेशन के समय ही होगा। ईटीसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे कोएंजाइम और इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये सभी मिल जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को पास कर देते हैं। कहाँ पे पास करते हैं? अलोंग द इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल एंड लूजिंग ए बिट ऑफ एनर्जी एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रांसफर। मतलब क्या होंगे? ये क्या होते हैं? जो हाईएस्ट रिडॉक्स, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ता है, ये उस तरफ उसको पास कर देते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं? वो एनर्जी लूज होती जाती है, और इस एनर्जी को जो एनर्जी लूज होती जा रही है उसी से एटीपी बना लेंगे। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है बेटा? एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज को लिखना, जैसे एटीपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो उसका फुल नेम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 ही इसमें फॉस्फेट है बेटा। फिर एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यहाँ एनएडीपी, तो इसमें लगा दो सीधे फॉस्फेट। ये H लगाए तो उसमें लगा दो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन नहीं लगाना चाहते तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है तो पहले रिड्यूस लगा दो बेटा। पीजीए का मतलब हो गया फास्फोग्लिसरिक एसिड। पीजीएल का मतलब होता है फास्फोग्लिसराइड। एफएडी का मतलब होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ईटीएस का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ईटीसी का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ईटीएस में सिस्टम आ जाएगा, सी में चेन आएगा। टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं बेटा, और टीसीए साइकिल किसको बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम होता है टीसीए साइकिल, या फिर बेटा उसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल।
OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, FMN फ्लैवो या फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और PPP इसका मतलब होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड को या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करा करके और क्या निकाला जाएगा? एनर्जी। तो जिस सेल के अंदर होगा इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ या ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज द एनर्जी, बस इसी प्रक्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें जो भी फूड प्रोडक्ट काम आएंगे जिनका ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड, तो देखिए इनको ऑक्सीडाइज जब कराया जाएगा तो इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोला था? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो पदार्थ है जो ऑक्सीडाइज होगा रेस्पिरेशन में, जैसे ग्लूकोज, और उसके अलावा प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है। पौधों में रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। हम लोगों में क्या होता है? हम लोगों में लंग्स वगैरह काम आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इनका कोई विशेष रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, तो हर सेल में स्टोमेटा वगैरह, हर पार्ट में, लीफ के हर पार्ट में मोस्टली स्टोमेटा होते हैं। ओल्ड स्टेम वगैरह में लेंटिसेल होते हैं बेटा, जो क्या करते हैं? जो गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। देखिए ओवरऑल सेलुलर रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है उसमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करा दिया गया ऑक्सीजन प्रेजेंस में, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिला, 6 वाटर मिला और एनर्जी मिली 36 इसलिए क्योंकि यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, आगे एरियोबिक रेस्पिरेशन। एरियोबिक रेस्पिरेशन में बेटा 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है बेटा ग्लूकोज को तोड़ना यानी ग्लाइकोलिसिस, जिसको एम्डेन मेयर ऑफ पार्नस पाथवे या EMP पाथवे बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या गेटवे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं बेटा। लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हो? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल को जोड़ देता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। अब क्या होगा? क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल अभी बोला था, उसी को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये भी वही होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हो, ताकि ATP जो इनडायरेक्ट एनर्जी वो डायरेक्ट एनर्जी यानी ATP बदल जाए। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस का मतलब होता है ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब होता है बेटा टूटना यानी ब्रेक डाउन होना। इसका मतलब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। अच्छा, ग्लूकोज टूटेगा तो पायरुविक एसिड बनेगा, और एम्डेन मेयर हॉफ और पार्नस ने खोजा गया था, और इसीलिए EMP पाथवे भी कहते हैं। 10 स्टेप में होता है बेटा। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदल जाता है, एरियोबिक एनारोबिक में कॉमन होता है। और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्या इंपॉर्टेंट बात है? ना तो इसमें ऑक्सीजन यूज होती है और ना ही इसमें CO2 निकलता है। इंपॉर्टेंट बात ये है। और इसमें नेट ATP का अगर फायदा देखें तो नेट ATP का प्रॉफिट होगा +8 ATP। ठीक है, और जबकि अगर यही एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता तो नेट ATP का प्रॉफिट होता 2 ATP। याद रखना। स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस या EMP पाथवे, सबसे पहले फास्फोराइलेशन होगा ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज 6 में बदल जाएगा। ग्लूकोज बदल जाता है ग्लूकोज 6 में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, इसको आइसोमराइजेशन बोलते हैं। फिर सेकंड फास्फोराइलेशन होगा, इसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बदल जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। अब देखो फास्फेट की संख्या डबल हो गई, यानी एक बार फिर से फास्फोराइलेशन हो गया। फिर ये कंपाउंड टूट जाएगा। ये कंपाउंड यानी फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट 2 भाग में टूटेगा। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और PGAL दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो एक दूसरे में बदल जाएंगे, यानी DHAP ये PGL में बदल जाएगा। 6 नंबर है ऑक्सीडेशन ऑफ PGL इनटू 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बन जाएगा बेटा। फिर क्या होगा? फिर ATP की सिंथेसिस होगी। ATP कब सिंथेसाइज होगा? जब 1,3 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में या ग्लिसरिक एसिड में। इसमें देखो 2 फॉस्फेट थे, इसमें एक ही फॉस्फेट बचा, तो एक फॉस्फेट क्या हो गया? ATP के रूप में सिंथेसाइज हो गया। फिर होगा आइसोमराइजेशन, 2 फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में आ गया। मतलब फॉस्फेरस की पोजीशन पहले 3rd कार्बन पे थी, अब वो बैठ गया 2nd कार्बन पे। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोइनोइल पायरुवेट में बदल जाएगा। पूछा गया है कि पानी कहां से निकलता है, वाटर कहां से डिस्चार्ज होता है, तो लास्ट स्टेप के एक स्टेप पहले। अब बेटा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP की सिंथेसिस डायरेक्टली हो, और उसके बाद क्या हो जाएगा? पायरुविक एसिड बन जाएगा, यानी ग्लूकोज विल बी कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। इसको EMP पाथवे पहले ही बोल चुके हैं, एम्डेन मेयर ऑफ पार्नस ने खोजा था, और ये एरियोबिक एनारोबिक में कॉमन होती है बेटा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद
जब इसको अंदर ले जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में, इसका मतलब अब एरियोबिक रेस्पिरेशन चालू हो गया, ठीक है, एरियोबिक रेस्पिरेशन चालू हो गया। इसका मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो रहा था और जब अंदर चला जाएगा तो एरियोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट बन जाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी हेक्सोस सुगर अल्टीमेटली प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड यानी 6 कार्बन वाली सुगर 3 कार्बन के 2 कंपाउंड यानी पायरुविक एसिड में बदल जाता है थ्रू द ग्लाइकोलिसिस, और यहाँ पे 4 एटीपी डायरेक्टली बनता है बेटा। 2 एटीपी यहाँ पे खर्च हो गया था, तो नेट एटीपी कितना प्रॉफिट हुआ 2 मॉलिक्यूल का। लेकिन अगर एरियोबिक रेस्पिरेशन वाला है तो साथ में इसमें 2NADH2 भी बनता है, और एक NADH2 जब ETS में जाएगा तो 3 एटीपी देगा, तो 2 कितने देंगे 6 एटीपी देगा बेटा, याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए 6 एटीपी ये वाले और 2 एटीपी ये वाले, तभी मैंने बोला था एरियोबिक में कितने होते हैं 8 एटीपी होते हैं बेटा। एरियोबिक में नेट गेन कितने का होता है 8 एटीपी का। इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इनपुट में 6 कार्बन वाली शुगर यूज हुई 1, और 3 कार्बन वाली शुगर बन गई, पायरुविक एसिड कितनी 2 बनी, इसमें एटीपी जो था वो यूज हुआ और एटीपी में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ जो एडीपी था 4 वो एटीपी में कन्वर्ट हो गया और वाटर भी निकला था, और NAD प्लस NADH2 में बदल गया था, मैंने बोला था। नेट आउटपुट क्या था 2 पायरुविक एसिड बना, 2 एटीपी बना, क्योंकि 4 बने थे 2 खर्च हो गए तो 2 ही एटीपी बचा, 2 NADH बना, ठीक है, या फिर पायरुविक एसिड और प्लस देखो इससे 1 से 3 एटीपी ETS में बनते हैं, तो 2 से कितने बनेंगे 6 और 2 8 बन गए, अभी मैंने आपको बताया था। पायरुविक एसिड सो प्रोड्यूस में अंडरगोस, पहला केस लैक्टिक एसिड में बदल सकता है, या दूसरा केस अल्कोहल में बदल सकता है। ऐसा कब होगा जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तब, और या फिर एक और केस बन सकता है एरियोबिक रेस्पिरेशन में जा सकता है, तब क्रैफ साइकिल हो जाएगी। तो 3 केस बनेंगे 1 2 और 3, यानी कि पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट, एनसीईआरटी लिखा है की प्रोडक्ट है। अगर चाहे तो लैक्टिक एसिड में बदल सकता है, चाहे तो अल्कोहल में बदल सकता है बेटा। हमारे अंदर ये क्रैफ साइकिल में चला जाएगा जो एरियोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट बन जाएगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ये सेकंड स्टेप होता है बेटा, इसी को हम लोग ने लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन, या फिर हम लोगों ने इसी को बोला था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होगा, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे, ये एसिटाइल को एंजाइम ए में बदल जाएगा। किस एंजाइम की हेल्प से, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की हेल्प से। तो देखो पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए और NAD प्लस ये रिएक्ट कर गया आपस में, ठीक है, ये एंजाइम काम आ गया, साथ में ये Mg++ काम आ जाता है, तो एसिटाइल जुड़ गया कोएंजाइम ए से, इसके पास एसिटाइल ग्रुप था, इसके पास ये कोएंजाइम है, इसके पास एसिटाइल ग्रुप होता है, ये इसके साथ जुड़ गया और CO2 निकल गया, ये देखो CO2 निकल गया, और जो हाइड्रोजन निकला वो इसको मिल गया, तो NAD+ क्या करता है NADH2 में बदल जाता है। इस प्रकार कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, या फिर लिंक रिएक्शन, या फिर बोलने लगे बेटा इसको और क्या बोलते हैं जल्दी से बताइए, गेटवे रिएक्शन। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम है जिसमें 2 कार्बन है, ये एंटर कर जाएगा TCA साइकिल में, यानी क्रैफ साइकिल। TCA साइकिल यानी क्रैफ साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, पहले ही बोल चुका हूं। ये साइकिल स्टार्ट होती है जब कंडेंसेशन होता है, एसिटाइल ग्रुप जब जुड़ जाता है OAA के साथ। इसके पास कितने कार्बन थे, एसिटाइल के पास 2 कार्बन, इसके पास कितने कार्बन थे 4 कार्बन, अब 2 कार्बन और 4 कार्बन मिल जाएगा, ठीक है, एंड वाटर टू यील्ड द सिट्रिक एसिड, अब सिट्रिक एसिड बना देगा, विच अंडरगोज ए सीरीज ऑफ रिएक्शन, उसके बाद बहुत सारी रिएक्शन हो जाएगी। ये केवल एरियोबिक रेस्पिरेशन के समय होता है। ये कहां पे होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हर एक पायरुविक एसिड 4 मॉलिक्यूल तो NADH बना देगा, 1 मॉलिक्यूल FADH बनाएगा और 1 डायरेक्ट ATP बना देगा। देखो ये सब बेटा इनडायरेक्ट ATP है, ये इनडायरेक्ट ATP है। इनडायरेक्ट ATP को ETS में जाना पड़ेगा ताकि वो डायरेक्ट ATP में कन्वर्ट हो सके, और ये डायरेक्ट ATP है। जो ATP डायरेक्ट बनती है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब चूंकि बेटा हम लोग ने 2 मॉलिक्यूल यूज करे थे तो हर चीज डबल यूज होगी। 1 ग्लूकोज जो था जब वो ब्रेक डाउन होता है तो CO2 रिलीज होती है। 8 मॉलिक्यूल, अब 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बेटा, अगर 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड तो CO2 भी रिलीज होगी, और 4 की जगह 8 NADH मिलेंगे, और ये 1 मॉलिक्यूल की जगह 2 मॉलिक्यूल मिलने लगे। और देखो बेटा 1 मॉलिक्यूल ATP मिल रहा था 1 पायरुविक एसिड से, तो 2 मिलने लगा। ये प्रोडक्ट हम लोगों को क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर? अब आगे बेटा हम लोग लास्ट रिएक्शन में, लास्ट रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होगा, द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम द ADP और IP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और इसमें क्या होगी, बहुत सारी ऊर्जा जो होती है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट द्वारा
स्टोर की गई थी उसको क्या किया जाएगा, उसको इसको दे दिया जाएगा, एडीपी को और आईपी को दे देंगे। जो यहाँ से ऊर्जा मिली, किससे ऊर्जा मिली, प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में जो ऊर्जा मिली, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या करेंगे, एडीपी और आईपी को दे देंगे, जिससे एटीपी बन जाएगा। ठीक है, पहले ग्रेडियंट मेंटेन किया जाता है, बाद में ब्रेक किया जाता है, एनर्जी मिलती है ब्रेक होने पर। देखो लिखा है दिस टेक्स प्लेस इन द एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल यानी F1 पार्टिकल बोलते हैं स्पेशली, ये प्रेजेंट होती है इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन देखो ऐसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहां पर देखो इस तरह के कुछ पार्टिकल होते हैं, इनको बोलते हैं F1 पार्टिकल, तो इन्हीं को बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। दिस प्रोसेस इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कैटालाइज्ड बाय एटीपी सिंथेज। याद करो इसको, इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है, एटीपी सिंथेज, जो कि कॉम्प्लेक्स 5 का पार्ट था। इसमें कितने कंपोनेंट है, 2, F0 जो अंदर धंसा रहता है और F1 जो उभरा होता है। F0 और F1, F0 चैनल की तरह काम करता है, किसके चैनल की तरह, प्रोटॉन चैनल की तरह, और F1 जो होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम का मेन पार्ट होता है, और यहीं पर एटीपी बनता है, यहीं पर एटीपी बनता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। देखो हमारे ईटीएस में 5 कॉम्प्लेक्स भाग लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 एंड 5। इसका नाम होता है FMN एंड FES, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एंड NAD डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। आप सीधे इतना याद करो कि इसका जो जहां से क्वेश्चन आता है, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। बस इतना याद करो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें भी यूबिक्विनॉन होता है। कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है, इसमें क्या होगा, इसको BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, BC1 कॉम्प्लेक्स, तो BC1 कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये देखो कॉम्प्लेक्स B और कॉम्प्लेक्स C1, और इसमें भी यूबिक्विनॉन होता है। फिर 4 वाले में क्या होगा, इसको AA3 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, AA3 कॉम्प्लेक्स, और इसमें कॉपर भी पाया जाता है। इसमें 2 कॉपर सेंटर होते हैं, जबकि बाकी साइटोक्रोम में आपने देखा था आयरन होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर होता है, कॉपर याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है। और कॉम्प्लेक्स 5 को अभी पढ़ के आए, F0 F1 होता है, और यहीं से प्रोटॉन फ्लो करते हैं, F0 चैनल से प्रोटॉन फ्लो करते हैं, और F1 जो होता है वो एंजाइम की तरह काम करता है, वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या कर देता है, एटीपी में परिवर्तित कर देता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसा होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में देखो ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 36 एडीपी, 36 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 6 CO2, 6 वाटर और 36 एटीपी में बदल जाते हैं। ये पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन की बैलेंस शीट है बेटा। इसमें प्रोसेस कौन कौन सी हुई, ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी मिला और 2 NADH2 मिला, इससे 6 एटीपी मिल जाएंगे, नेट गेन इतने का हुआ था, याद करो। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में हमको 2 NADH2 मिलेगा जो कि 6 एटीपी के इक्विवेलेंट होगा, तो ये 6 एटीपी मिल गए। क्रैब साइकिल में क्या होगा बेटा, हमको 2 एटीपी या 2 GTP मिला था, ठीक है, 2 एटीपी या 2 GTP मिला होता है, और 6 NADH2 मिलते हैं और 2 FADH2 मिलता है, ये 2 एटीपी के बराबर है, ये 3 के बराबर है तो 6 18 के बराबर हो गया, ये 1 2 के बराबर है तो 2 4 के बराबर हो गए, तो 24 एटीपी ये मिलता है। जोड़ लीजिए बच्चों, तो 8 और 6 यानी 8 और 6 14, 14 और 24, तो 14 और 24 38 आ जाएगा बेटा, तो 38 एटीपी मिलता है। लेकिन फिर 36 क्यों लिखा है, यहां पर भी 2 काम होते हैं बेटा। ये वाला जो NADH होता है, ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, GPS शटल से आया ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, तो ये अंदर जाके 4 ही एटीपी देगा बेटा। और अगर ये मैलेट एस्पिरेट शटल से आया, मास, अगर ये मैलेट एस्पिरेट शटल से आया तो ये 6 की 6 एटीपी देगा। अब आप बताओ, जब ये मैलेट एस्पिरेट से आएगा तो फिर क्या होगा, मैलेट एस्पिरेट शटल से आएगा तो 38 एटीपी देगा, यही ग्लिसरॉल फॉस्फेट से आएगा तो 2 एटीपी कम देगा, तो कितनी हो जाएगी 36 एटीपी। तो सारा काम होता है शटल का। वैसे ज्यादातर जो होते हैं ये वाला शटल कॉमन होता है, इसीलिए यूकैरियोट्स में 36, प्रोकैरियोट में शटल सिस्टम होते ही नहीं। अगर प्रोकैरियोट्स में शटल सिस्टम नहीं होते तो मैक्सिमम कितने एटीपी मिलेंगे बेटा, तो 38 मिलेंगे, कोई बर्बादी नहीं होगी। एनर्जी प्रोडक्शन इन द यूकैरियोट्स ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन 38 होगा। एनर्जी प्रोडक्शन इन यूकैरियोट ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन 38 - 2 बराबर 36 हो जाएगा। याद रखिए, प्रोकैरियोट्स का अलग कर दिया, यूकैरियोट्स का अलग कर दिया, और उसका लफड़ा भी बता दिया। यूकैरियोट्स में 2 एटीपी आर ट्रांसपोर्टिंग इन द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द NADH एंड फॉर्म द ग्लाइकोलिसिस टू साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। जब बोल रहा है 2 एटीपी जो होते हैं NADH के, वो जब जाता है ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होती है वहां से माइटोकॉन्ड्रिया,
तो फिर सेटल सिस्टम के थ्रू डिसाइड किया जाता है। कितने सेटल होते हैं? 2, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल, मैलेट एस्पिरेट सेटल। ये 4 एटीपी अंदर जाके देगा और ये 6 एटीपी देगा, यही 2 एटीपी का डिफरेंस रह जाता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल या लैक्टिक एसिड। बोलते हैं ये भी साइटोप्लाज्म में होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड या फिर क्या बन जाएगा? एथेनॉल। और फर्मेंटेशन इसी प्रक्रिया को ही बोलते हैं रफली, और इसमें बस माइक्रोब्स इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व। फर्मेंटेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा बेटा फूड का, जिसमें कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा, साथ में CO2 गैस भी रिलीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल, 2 एटीपी बन जाएंगे। ग्लूकोज से पहले पायरुविक एसिड बना, फिर यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये दोनों एंजाइम पाया जाता है ईस्ट में। अब बेटा जब ईस्ट में ये ले लेंगे तो क्या होगा? ईस्ट इसे बदल देगा एथेनॉल में, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी ग्लाइकोलिसिस हुई थी तो ये बना था, जब ये बना था तो इसको दोबारा क्या किया जाएगा? ये दोबारा, ये एरो इधर लगाना चाहिए, दोबारा इसमें बदल जाएगा, याद रखिए। NADH2 दोबारा NAD+ में बदल गया ताकि ये रिसाइकल हो सके, ताकि ये रिसाइकल हो सके। अच्छा, और क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इनटू फैटी एसिड एंड PGA। कभी कभी क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम से क्या हो जाता है? फैटी एसिड में बदल जाता है और PGA में बदल जाता है। नंबर 2 क्या होता है? कभी कभी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बन जाता है इस रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान, एंड साइटोक्रोम फ्रॉम सक्सिनिल कोएंजाइम में। तीसरा है कभी कभी अमीनो एसिड बन जाता है फ्रॉम OA एंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। कभी कभी अल्कलाइड बन जाता है फ्रॉम ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। एंजाइम इन्वॉल्व इन पायरुविक एसिड, डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। मतलब अल्कोहल बनाने के लिए 2 एंजाइम की जरूरत पड़ती है, दोनों ईस्ट में मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन भी होता है फूड का, और कुछ फूड बन भी जाते हैं। तो जब फूड बन जाएंगे तो क्या बोलेंगे? जब फूड बन रहे हैं बेटा, ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो कैटाबोलिक बोलो, जब फूड बन रहा है तो एनाबोलिक बोलिए। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा हो तो एनाबोलिक बोलिए। इसलिए पता है रेस्पिरेशन को अब हम कैटाबोलिक प्रोसेस नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं बेटा? कहते हैं एम्फीबोलिक प्रोसेस। ठीक है, एम्फीबोलिक प्रोसेस। तो ये रहा एम्फीबोलिक प्रोसेस, क्लियर हो गया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी एंड हेंस रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस, कोई चीज टूट रही है तो कैटाबोलिक बोलेंगे, ठीक है ना बेटा। और इस हिसाब से चलें तो फिर क्या होगा? कैटाबोलिक हो गई। फ्रॉम दिस पाथवे मैनी कंपाउंड आर विड्रॉन फॉर सिंथेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। कभी कभी इसी पाथवे से बहुत सारे कंपाउंड को निकाल लिया जाता है और किसी न किसी चीज को बना लिया जाता है। सम एनाबोलिक प्रोसेस आर फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम अमीनो एसिड एंड द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम फैटी एसिड। मतलब क्या बोला गया? कुछ एनाबोलिक प्रोसेस है जिसमें पायरुविक एसिड से अमीनो एसिड बना लिया गया और एसिटाइल कोएंजाइम से फैटी एसिड बना लिया, और मैंने अभी बताया था क्लोरोफिल वगैरह भी बन सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पाथवे, इसका मतलब दोनों तरफ पिक्चर में आ रहा है, एनाबोलिक भी कैटाबोलिक। इट इज बेटर कंसीडर रेस्पिरेटरी पाथवे एज एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, एम्फीबोलिक पाथवे। RQ क्या होता है? कितना CO2 निकला और कितना O2 यूज हुआ किसी भी रेस्पिरेशन में। RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट हमेशा 1 होगा, क्योंकि 6 O2 यूज होता है, 6 CO2 निकलता है, 6 CO2 अपॉन 6 O2 बराबर 1 आ जाएगा। RQ इज लेस देन 1 किसके लिए? फैट के लिए। एक्चुअली भी कितना होता है? 0.7। जैसे ट्राईपामिटिन NCERT में दिया हुआ है, ट्राईपामिटिन के समय 145 ऑक्सीजन यूज होगी, 102 O2 यूज होगा, तो 102 अपॉन 145 बराबर 0.7। RQ फॉर प्रोटीन 0.9 होता है। RQ फॉर मिक्स डाइट, मिक्स डाइट का मतलब होता है हम लोग सब कुछ खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मिला के खाते हैं, तो उस समय आ जाएगा 0.85। ठीक है, RQ इज मोर देन 1 फॉर ऑर्गेनिक एसिड। किसी भी ऑर्गेनिक एसिड, मैलिक एसिड हुआ, ऑक्सैलिक एसिड हुआ, सिट्रिक एसिड हुआ, मोर देन 1 आएगा। RQ इज इनफाइनाइट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि CO2 तो निकलेगा, O2 यूज नहीं होगा। समथिंग अपॉन 0 बराबर CO2 निकल रहा है और ऑक्सीजन 0 यूज हो रही है, तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, बिकॉज CO2 इज इन्वॉल्व बट ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम्ड। इज दैट क्लियर? चलो बेटा, मजा आ गई होगी आपको। और फिर हम लोग फिर मिलते हैं अगले 10 मिनट बायोलॉजी में। क्यों कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे, या तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, और हमारी वेबसाइट का नीचे लिंक दिया हुआ है। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ठीक है, और बिल्कुल पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना करना भूलें। ठीक है बेटा, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।